आज अपने चुनावी यात्रा में हम अपने दर्शकों के लिए इंदिरा बाल विहार पर आए हुए हैं। मेरा नाम मुर्तजा हुसैन रहमानी है। मैं आज के युवाओं और बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो चुनाव लोकतंत्र का हो रहा है, कोई संविधान को बचाने के लिए कर रहा है, कोई 400 पार की बात कर रहा है, तो हमारे बीच में कुछ युवा हैं और तमाम यहाँ के लोग हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज का ये जो हमारा चुनावी यात्रा है, मैं अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहेंगे कि जो गोरखपुर लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें यहाँ के लोगों का क्या रुझान है, किस दल की तरफ जा रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, आपका क्या कहना है? दे रहेंगे दुरुस्त आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही फिर से भारत में। कैसे आपको मालूम? अपने कर्म से। और कैसे? जो कर्म करेगा वही तो रिजल्ट की क्या रखेगा। हम पढ़ेंगे नहीं, अब कह देंगे हम पास हो गए। जनता तो कह रही बहुत इस सरकार में महंगाई है। कौन कह रहा है? ये केवल कुछ लोग कह रहे हैं जो जिस पार्टी की मानसिकता वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप कह रहे हैं फिर 400 पार, और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये 400 पार तेल, लहसुन, मसाला और घरेलू सामान, कड़ुआ तेल, ये सब। हाँ, ये तो मुद्दा सही है, आपकी बात मैं मान लिया। लेकिन इसी शहर में बहन बेटी कभी शौचालय के लिए सड़कों पे निकलती थी जी, कभी आवास की व्यवस्था नहीं थी। उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार की चली वो देख लीजिए आप। उसके बाद आप देखिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था देखिए। तो ये सारी व्यवस्था किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। घरेलू गैस, अरे इसी गैस के लिए जो गाली बहन बेटी माँ बहन की गाली सुनी जाती थी गैस एजेंसियों पे, एजेंसी वही है। सिलेंडर घर घर पहुंच रहा है। लाइट इन लोगों के जमाने में आती नहीं थी, आज जाती नहीं है। तो ये घरेलू जो गैस की बात आप कर रहे हैं, एक सिलेंडर आप अगर गोरखपुर के बाहर के 15-20 किलोमीटर दूरी से आते हो तो 4 बार लेने आइए, उसका रेट वैसे ही पता लगा लीजिए कितना हो गया। देखिए, हमारे बीच में तमाम वक्ता के रूप में हमारे वरिष्ठ नागरिक, नौजवान सारे लोग हैं। आप दिखा सकते हैं इधर हमारे बीच में भाई जी हैं। आप बताइए कि आप जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें किस सरकार, किस दल की बनने जा रही है? गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, किस उस पे तो भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार। भाई वो 400 गलत बोल रहे हैं ना, 420 पार हो रहा है जी। 421 गलत आप जा रहे हैं। आप 420 है। 55 साल आप गलत गिनती आप बता रहे हैं। गलत गिनती आप बता रहे हैं। नहीं, तो वो लोग भी 400 गलत गिनती बता रहे हैं। नहीं तो आप 400 तरीक पार किए जा रहे हैं। इसमें तो आप बता रहे हैं कि 200 कितना बता रहे हैं? 220, 150 से 180 सीट पे जाएंगे। आप देख रहे हैं कहाँ का 180 सीट से बेचना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की जनता जो महंगाई के लिए जो ये 400 पार बोल रहे हैं, वो दाल 400 पार होने वाली है, गैस 400 पार होने वाला है। बहुत सही आपके मुंह में 400 बहुत सही 400 पार दाल होने वाली है, 400 पार लहसुन होने वाला है, 400 पार प्याज होने वाला है, 400 पार अभी ये समोसा 100 रुपए में बिकेगा। बस इस बार सरकार बन जाने की देर है। अभी ये सरकार बनने की देर है। जब भाई अभी हम जनता की बात करते हैं, लेकिन अभी सरकार बनाने के बाद फिर मन की बात करेंगे। अच्छा, 400 पार होगा नहीं तो किस? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुद्दा छोड़िए, किसे पे आइए। भारत कृषि प्रधान देश है, औद्योगिक देश तो है नहीं, भारत राजनीतिक देश तो है नहीं, खूबसूरत लोकतांत्रिक परंपरा का देश है। अगर लहसुन 200 या 400 पार होगा तो भारत की 75% आबादी कृषि आधारित है, तो उसके घर में तो बिरयानी पकेगा ना। तो किसान भी तो इस सरकार 400 रुपए का लिपस्टिक लगा के वाटर प्रूफ लकमे का, 5000 की पश्मीना शाल उचका के और फॉर्चूनर गाड़ी से उतर के महिलाएं जब 200 रुपए 40 रुपए लहसुन के किलो को, चाहे 100 रुपए लहसुन या 40 रुपए आलू को जब उनके गृहस्थी का बजट बिगाड़ना बताती है, तो उस समय देश के किसानों के बेबसी पर तरस आता है। एक घर में जहां आज के 25 साल पहले सलोरा और टेस्ला का ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाली टीवी होती थी, आज स्मार्ट टीवी 42 इंच 60 इंच और होम थिएटर लग गए। उसकी महंगाई आप नहीं देखेंगे। जहाँ एंटीना हिला हिला के हम लोग बूस्टर लगा लगा टीवी देखते थे, आज 2500 का घर में। इलेक्ट्रॉनिक की आप बात कर रहे हैं, बात नहीं, महंगाई की बात हो रही है। जब टमाटर की बात आएगी तो महंगाई आ गई।
जब गेहूं और धान की बात आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों को, 2014 में एमएसपी क्या थी? 2014 में एमएसपी क्या थी? और एमएसपी थी भी तो कितने सरकारी कांटों पे खरीदारी होती थी? जब तक खरीदारी के लिए कांटा लगता था तब तक किसान के घर से गेहूं और धान, बीज और खाद के लिए गायब हो जाता था, क्योंकि साहूकार का पैसा है। खेत में गेहूं कटने के बाद जोताई के लिए डीजल और बुआई के लिए बीज और खाद चाहिए। उस समय कहाँ थी ये सरकार? अरे इनसे पूछे, उस पर भी तो जीएसटी लगा दी जा रही है, उस पर भी तो जीएसटी लगा दी जा रही है। अपना सुनिए, अब किसान वो खा के सब कुछ बेचे, अगर 20 रुपया किलो बेचे और खरीदे 50 रुपया किलो, मैं बेचू 20 रुपया किलो और इनसे खरीदूंगा 50 रुपया किलो, उस पर भी तो जीएसटी लग रहा है। उसको नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं? पैदा करके जो बेचा जा रहा है किसान से, जो बेचा 20 रुपया किलो और खरीदा इनसे 50 रुपया किलो, महंगाई नहीं है? 100 रुपये 15 सिलेंडर हो गया, महंगाई नहीं है? सिलेंडर कितना पूछे इनसे? अच्छा भाई, सिलेंडर के लिए कांग्रेस सरकार में क्या भाजपा विकास के मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है और किसके? सिलेंडर के लिए भाजपा नहीं जिम्मेदार है, ये माननीय राष्ट्रमाता बताए और उनके युवराज बताए। बाजार के हाथ में सिलेंडर, स्मृति ईरानी से पूछिए, स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर लेके मूड पे घूम रही थी, 400 पर सिलेंडर घूम रही थी। कहाँ गई स्मृति ईरानी? नियारा वाड्रा जिनकी उम्र 17 साल है, कौन सी ऐसी कमाई की कक्षा 11 में पढ़ते हुए 37,000 करोड़ की मालिक है? कौन कमाई किया जो उसको नहीं पकड़ पाए? नीरव मोदी अडानी मोदी पकड़िए, कहाँ गए? उसको भेज दिया, वो सब लाइसेंस क्या किसने दिया? नीरव मोदी को डायमंड कटिंग का, बेल्जियम से डायमंड का व्यापार करने का एक वादों और बेल्जियम से उसका व्यापार करने के दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लेके जेल भेज दिया, बाहर आया, एक शेर की तरह बाहर आया। दिल्ली में जा पूछिए, एक घंटे को जेल भेज दिया, क्या चोरी किया? कौन ईडी का चोरी? हम ईडी वाले कम रही है सरकार जैसे पंचायत। देखिए, सबसे पहले आपने मिल के खेती की, कुछ नहीं काटने अकेले गए, 4 को आपने बाहर कर दिया। नहीं बताइए, अन्ना आंदोलन में कितने लोग थे केजरीवाल के साथ? मैं नाम बताता हूँ, इनकी बताइए आज कहाँ है? प्रशांत भूषण कहाँ है? ना उनके बातें हैं। आइए, आप ही को तो खोज रहे हैं, कानून वाले आइए। कहाँ है प्रशांत भूषण? कहाँ है प्रशांत किशोर? कहाँ है कुमार विश्वास? कहाँ है गोपाल योगेंद्र यादव? कहाँ है प्रशांत भूषण? कहाँ है? कौन है? अरे बेरोजगार चिकित्सा सुविधा व्यवस्था बात करेंगे कि कौन कहाँ बात करें? अरे से आप इनसे पूछिए, हाथ में किसने दिया? खाद कारखाना है, सिलेंडर पूछिए, गोरखपुर में खाद कारखाना है, सिर्फ गुजरात के लोग आज काम कर रहे हैं इस खाद कारखाने में, कोई गोरखपुर का उसमें खाद कारखाने काम नहीं कर रहा है। पूछिए, सब गुजराती लोग काम कर रहे हैं, कौन है गोरखपुर का? पूछिए, कारखानों में गोरखपुर की बात करिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जानते हैं? कोई इंडस्ट्री लगती है उसकी 2 पॉलिसी होती है, पढ़ लो बाबू। गुजरात से टाटा नगर में जब टाटा का स्टील प्लांट लगा तो बिहारियों को नौकरी नहीं मिली। इंडस्ट्रियल दो पॉलिसी होती है इंडस्ट्रियल की। पॉलिसी नंबर 1, उस फैक्ट्री में कभी भी लोकल कामगार नहीं रखे जाते। जय श्री राम। तो ये बताइए कि भाजपा का कौन सा मुद्दा है जिससे आप वोट बिटोर रहे हैं? भाजपा का पहला मुद्दा जय श्री राम। हमारे बीच में साथी है, जय श्री राम कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के एक ही मुद्दा है, जय श्री राम। और जय श्री राम जो बोल दिया जय श्री राम, समझ लीजिए वो काम होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। इनके रवि किशन सांसद जी ने गोरखपुर के कहा था कि मैं फिल्म सिटी बनाएंगे, IIT बनाएंगे, IIM बनाएंगे। उस बड़े मुद्दों पे एक को भी हाथ नहीं लगाते, कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम मतलब काम नहीं होगा, इनका यही मुद्दा है। हमारी अस्मिता का विषय है, श्री राम सबके, इन्हीं के नहीं है। धार्मिक हो गए सारे सनातनियों को जय श्री राम, लेकिन इनका तो जय श्री राम वाले है ये नहीं है। ये बैरागी है, नाथ संप्रदाय में श्री राम का वैष्णवपंथी है ये नहीं, ये तो नाथ संप्रदाय के मुस्लिम संप्रदाय से निकला हुआ एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। आप देखिएगा बहुत से मुसलमान भी जोगी बने हुए होते हैं और चलते हैं, वो उसी संप्रदाय के हैं। इनके मंदिर में देखिए तो पीछे मस्जिद है, पूजा करते हैं जा करके वहाँ।
और इनके मंदिर में और देखे तो अधिकांश मुसलमान हैं। हिंदू मुस्लिम तो ये वोट के लिए करते हैं। अच्छा इनके भाई साहब, विकास से बाहर भाग रहा है। और ये बताइए लोग कहते हैं कि हम जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, तो इससे लाएंगे। क्या आपत्ति है अच्छा, तो इनको? इससे पहले राम नहीं अच्छा थे क्या? ठीक है, बात सही है आपकी। इसके पहले राम नहीं थे। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को गलत भी लग सकता है। हाँ, राम को लाए हैं। आप ही तो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। जब हमने डेट बता दिया, मंदिर बना दिया, मैं तो कहता हूँ राम मंदिर के लिए शुरुआत तो कांग्रेस ने की। सब्जी पहुंचा दीजिए। राम मंदिर के लिए तो शुरुआत, लेकिन कांग्रेस को किस बात का डर था कि आमंत्रण उसने ठुकरा दिया। राम तो सबके है ना, राम सबके है ना, आमंत्रण स्वीकार करते। शरद पवार ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मैं इस समय नहीं आऊंगा, सब परिवार। हम आप ही ये बात कहते हैं। सनातन धर्म का जो हमारा पौराणिक इतिहास बताता है, भगवान प्रभु श्री राम को लाने के लिए सांडिल्य गोत्रियों ने उनको पूजा पाठ करके इस धरती पे अवतरित कराया था। उसमें सांडिल्य ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, आपके अग्नि का भी गोत्र मतलब सांडिल्य ही है। और नहीं, गलत नहीं बोलना है, सुनिए। और श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि का गोत्र सांडिल्य है। और पूजा पाठ कर करके जो भी हुआ था वो सांडिल गोत्रियों ने लाया था। ये किसी गुजराती के लाए हुए नहीं है। ये अपना हिंदुस्तान, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़े तब ये कहेंगे कि हम राम को लाए। भगवान को कौन लाया है? भगवान को लाने वाले हैं? ये सिर्फ राम को लाया है, राम को लाया है, राम को ले गया है। ये साधना किया है। बताइए, इन्होंने सुनिए, बताइए, ये बता ये राम है कि शरीर है? बताइए तो, ग्रंथ पढ़ ये बताए कि ये राम है आपकी शरीर है? क्या है? कैसे वो इतना ही बता दें। और वो पैदा नहीं हुए हैं। सारा उनका देखिए, पूरा इनका बताओ तो सही। धार्मिक किताब उठाइए। नहीं बता राम जी पाएंगे। का प्रकटोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता। धर्म के नाम पर देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें मुद्दा गायब है। कोई राम को ला रहा है तो कोई संविधान बचा रहा है। आपका क्या? संविधान कौन बचा रहा है? और संविधान काहे बचाएंगे? क्यों बचाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा है वो आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और हमेशा चलेगा। इनके कहने से संविधान कोई गायब कर देगा? भाई, संविधान में संशोधन होने के नीति है, संशोधन होता रहता है। जब जिस तरह समाज होगा, जैसे कुर्सियां आएंगी, उसको देखते हुए उनको हटाना ही होता है। और ये जैसे धारा 370 हुआ, 370 क्यों हटा? आज कश्मीर में देखिए, 370 हटा तो वहाँ विकास, शांति और इसमें अमन और चैन है। और वहाँ बच्चे सैनिक में भर्ती हो रहे हैं। आज वहाँ देखिए क्या स्थिति है, विकास, शांति, अमन, चैन है। ये क्या बात करेंगे? अभी सनातन में बात कर रहे हैं। इनके कांग्रेस आई के नेता हमारे हिंदू को हिंदू आतंकवादी बता रहे थे। इन लोगों ने ऐसा काम किया है। इनके सरकार में हिंदू खतरे में इसलिए है, जैनी कहीं खतरे में नहीं है, बौद्धिस्ट कोई नहीं बोल रहा कि हम खतरे में। सबसे कम पारसी है, दुनिया भर के रोजगार दिए हैं, इनसे नौकरी नहीं मांगते हैं, वो खतरे में नहीं है। जब से ये सत्ता में आए हैं सबको जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरा में है। हिंदू खतरा में तो पूर्ण बहुमत में है। हिंदुओं को 4 शादी करने की इजाजत संविधान क्यों नहीं बना रहे कि खतरा से ऊपर उठे? ये इन्होंने नहीं किया। इनके साधु सन्यासी एक भी शादी नहीं करते हैं, जबकि सनातन धर्मी सारे ऋषि शादीशुदा थे। सारे ऋषि शादीशुदा थे। चाहे अरे नाम गिराओ, नाम गिराओ, सारे ऋषियों के नाम नहीं, इनका ज्ञान गलत है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं लोकसभा चुनाव। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होने के नाते आपका चुनाव का मुद्दा होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अपने देश का विकास,
इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलने वाले रोजगार, ये सब मुद्दा होना चाहिए। धर्म, सनातन, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आपका ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, बहुत कुछ उसमें जानने की आवश्यकता है। मगर जो देश को बचाएगा, जो संविधान की रक्षा करेगा, संविधान में जरूरी संशोधन करेगा, देश का विकास। गोरखपुर में कोई विकास की बात कर रहा है, समाजवादी सोच वाले क्या जानेंगे। गोरखपुर में कोई विकास की बात कर रहा था, विकास हो रहे हैं। एम्स खुला, कारखाना खुला, बहुत सारी चीजें हुई। हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं, उसको आगे सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन कोई भी बहस, कोई भी वो आपसी मतभेद नहीं, हम आप एक ही हैं। और सरकार ना आपकी है ना हमारी, हम सबकी है। वोट आप किसी को दे, सरकार हम सबकी है। केंद्र सरकार का 30 लाख पद इन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर ये भर्ती करते तो केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे होते, एक भी नहीं किया उन्होंने। आपने क्या किया 55 साल में? 10,000 रुपया देश को इस 10 साल में इन्होंने 30 लाख नौकरी खा गए। 10,000 रुपये क्या करेगा? सम्मानित जनता के सुख दुख में चलने का काम करते हैं। और ट्रेड यूनियन एक्ट में इन्होंने सुधार किया कि हम आपको नोटिस नहीं देंगे, जब चाहेंगे तब फैक्ट्री से निकाल देंगे। उस मजदूर का क्या होगा? इस पे बोलो ना। मैंने इसका जवाब नहीं दिया। देखिए, आपने कहा कि पदों को सरेंडर किया गया, तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी सरकारी जॉब से ही आता हूँ, और वाकई में पद सरेंडर किया गया। सरेंडर क्यों किया गया? पहले जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो पहले जो रेल चलती थी वो डीजल से चलती थी, कोयले से चलती थी, वहाँ ज्यादा आदमियों की आवश्यकता थी। और कैसे अनस्किल्ड लेबर, जो लेबर स्किल्ड है ही नहीं। लेकिन आज रेलवे में गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चलती है। अब उसका मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है, वहां पे स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। और जब हमारे लोग स्किल्ड नहीं होंगे तो वो अनस्किल्ड पर सरेंडर होगा और नए स्किल्ड पर सृजित होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पद सरेंडर किया गया तो नए पद सृजित नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये है कि उसकी व्यवस्था सरकारी ना होके कॉर्पोरेट जगत में हो रही है और कंपनियां उसको टेक ओवर कर रही है, तो रोजगार का स्थान बदला है। आपको अपने मानसिकता से समझना होगा। मैं आज अपने बच्चे को कहता हूँ, तुम पढ़ाई करो मगर ये उम्मीद ना करो कि तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, सरकार का काम है सुरक्षा देना, देश चलाना, शिक्षा देना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। बाकी काम हमारे स्किल्ड लोग करेंगे। जो बाकी स्किल इंडिया का मिशन चल रहा है, वहां से रोजगार सृजित होंगे। भाई साहब ने कहा रेल के बारे में और सेफ्टी के बारे में बोला है। इनसे पूछिए, रेल में सेफ्टी वाले जितने भी पद थे उसको क्यों सरेंडर कर दिए? उस सरेंडर करने का नतीजा है कि ट्रेनें अपने आप दौड़ रही हैं, बिना ड्राइवर का दौड़ रहा है, लाइन खाली है, तबाही मची हुई है लाइनों पे। कब किसका कहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी पठानकोट से ट्रेन चली थी 120 के रफ्तार से, बिना ड्राइवर और बिना उसके बगी है। ये इनकी सरकार कर रही है, सरकार में 2 महीना भी नहीं हुआ, भारत चला रही है। सेफ्टी आइटम सारे सरेंडर कर दिए हैं। सेफ्टी कहा? मैं भी रेल से रहा हूँ भाई साहब, सेफ्टी में रहा हूँ। आप कहे रेल में अनस्किल्ड आदमी को स्किल्ड किया जाता है, उसके पास अपना बीटीसी है, प्रशिक्षण केंद्र है। आप जान लीजिए, सरकारी कर्मचारी है तो सबको ट्रेनिंग मिलती है। हमारे यूनियन का भी आदमी होता है तो श्रम मंत्रालय ट्रेनिंग करता है। आप ऐसा योजना नहीं है, पहुंच रही है। चिल्लाने से इनका नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार किसकी बनती है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो मेन लीडर है पहले जनता में अपना विश्वास प्राप्त करे कि हम क्या कह रहे हैं, जनता को विश्वास में ले। सबसे बड़ी बात यह कि आप विश्वास में लीजिए, अपने काम को
जनता को बताइए, और जनता को जब आप विश्वास होगा आपके साथ खुद आएगी। ये जरूरी नहीं है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मेन चीज जनता का जो हित सोचेगा, जो राष्ट्र हित सोचेगा, वही देश पे राज करेगा। देश पे राज करने के लिए सबसे मेन चीज राष्ट्रीय सुरक्षा का हित तभी होगा जब सबको रोजगार मिलेगा। विदेशी एजेंसियां, इंटेलिजेंस की एजेंसियां ध्यान लगाई हुई है कि किसको कहां हम चलकर पैसा देकर ले जाए। जब से भारत को गुलाम क्यों बना? क्योंकि विदेशी आक्रमण ने इस देश पे बुरी निगाह डाला शुरू से, नहीं तो हम लोग गुलाम नहीं होते। हम लोग पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को देखेंगे, राष्ट्र को देखेंगे। अब मुख्तार, आजम, अतीक, इनसे नहीं देश चलेगा, औरंगजेब से नहीं देश चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की केंद्र में और भारत में भी फिर बनने जा रही है। अब देखिएगा फिर से सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत के पक्ष चिन्हों पे चलने वाले लोग दिखाई देंगे हिंदुस्तान में। अरे दिल्ली को आपने मजाक बना के रख दिया, औरंगजेब रोड, ये रोड, सनातन धर्म का उद्गम स्थल, सनातन धर्म का उद्गम स्थल को भी पिंडी है, उसकी इतनी दुर्दशा इनकी सरकार ने की है। आपने पूरे भारत के 55 साल में पूरे विश्व में सनातन धर्म का उदय हुआ, उद्गम स्थल है पिंडी धाम है। जाकर देख लिए ना कोई सड़क ठीक है ना। हमारे बीच में कुछ युवा हैं, मैं युवाओं के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप लोग सरकार से क्या सोचते हैं? क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट, मैं नहीं संतुष्ट। क्यों नहीं संतुष्ट है? ना सरकार शिक्षा है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ना शिक्षा है, कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है सरकार में। क्या सरकार से संतुष्ट है? विकास कितना किए हैं? नहीं में से व्यवस्था की है? कौन सी व्यवस्था है बताइए? क्या सरकार को तो एकदम तमाम विश्वविद्यालय और कौन विश्वविद्यालय? एक भी विश्वविद्यालय के बताइए जो नया विश्वविद्यालय खुला है। तो जितनी विश्वविद्यालय बनाई है कांग्रेस ने बनाई है। विद्यालय बनाया बताओ। तो इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट। युवा संतुष्ट नहीं है? आगे इसी क्रम में देखिए, इसी क्रम में और युवा हैं। देखिए, रही बात ये सरकार की बात है, तो ये सरकार युवाओं के लिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं इन्होंने किया है। केवल भाजपा ने केवल एक मार्केटिंग कंपनी है। आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि यूट्यूब पे 100 करोड़ का एडवर्टाइजिंग, जगह जगह बैनर भाजपा ने किए हैं। अदर पार्टियों को कोई डेमोक्रेटिक वो ही नहीं है क्योंकि वो आगे अपना प्रचार कर सके, हमें बताएं। जगह जगह पोस्टर लगे हैं, ऐसे ऐसे शहरों में पोस्टर लगे हैं कि मेट्रो का निर्माण हुआ, जबकि उस शहर में मेट्रो ही नहीं है। ये तो हाल है देश का। और मेरे ख्याल से कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है रोजगार का, और ये जो कैपिटलिज्म की तरफ, पूंजीवादी की तरफ जो देश जा रहा है वो बहुत ही घातक है। आज हमारे देश में आप देखिए गरीबी किस तरीके से बढ़ती जा रही है। इनकम है, हर आदमी को कुछ ना कुछ अपने रोजगार के लिए वो चीज होना चाहिए। बिल्कुल, तो इस बात पे मैं एकदम एग्री करता हूँ कि युवाओं के लिए सरकार ने, और जो देश का गरीब तबका है उसके लिए, और योजनाएं जो आती भी हैं वो गरीब तबके तक पहुंची नहीं पाती हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार लिखता है प्रशासन में कि वो आते ही आते बीच में वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इस बारे में जरूर भाजपा के जो सेंट्रल लोग हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। पुराने लोगों को फिर से वही, जैसे भाजपा ने पहले ही बोला था, एक बात मैं बोलना चाहूंगा विशेषकर कि सबसे पहले क्या है कि एक जब तक आम आदमी या बहुत कॉमन आदमी या वो बंदा जब तक चुनाव में नहीं आएगा तब तक देश की राजनीति शायद नहीं सुधरेगी। और वही हुआ है हर जगह, पूरे पूर्वांचल में उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है जो बाहुबली हैं, जो पहले से वो चीज है। किसी नए आदमी को या उसके हिसाब से किसी को टिकट नहीं दिया गया है, कुछ नए लोग मौका नहीं दिया गया। सवाल इनके ऊपर ये जो कहे हैं उस पे शेर है, किससे करे सवाल जवाबों के शहर में, हर कोई सोचता है ख्वाबों के शहर में। इनके सवाल का एक जवाब, हल्ला न करिएगा। तो कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान सदन में प्रस्ताव रखा कि 33 रुपया रोज कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा में, रूरल इलाके का नहीं है। जो 33 रुपया कमाता है प्रतिदिन वो गरीबी रेखा में नहीं आता है, और जो शहरी क्षेत्र में 39 रुपया कमाता है वो गरीबी रेखा में नहीं आता है। पेट्रोलियम की कीमतों को सरकार के नियंत्रण से निकाल के बाजार के हाथ में देने का काम इस कांग्रेस ने किया। पहले सरकार पेट्रोलियम का दाम साल में 2 बार बढ़ाती घटाती थी, अभी महीने के पहली तारीख को घट जाता है। 12 सिलेंडर की सब्सिडी को कांग्रेस ने घटा के 4 सिलेंडर किया, जिसके विरोध में ममता बनर्जी ने उनसे समर्थन वापस लेके कांग्रेस से, यूपीए गठबंधन से अलग हो गई।
ये हुआ। और रही बात, हम कह रहे हैं कि गैस अब मूलभूत जरूरत है, लेकिन पेट्रोल हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। 20 की अब हमारे बाप दादा 50 किलोमीटर साइकिल चला ड्यूटी करने जाते थे। आज का नौजवान चौराहे पर अगर दूध लेने जाता है तो बाइक से जाता है। आप 400 रुपया महीने का डाटा चला रहे हैं, दिन भर में 2000 रुपये का आप 6 महीना में मोबाइल का टेम्पर और बैक गिलास बदल ले रहे हैं। 30,000 का मोबाइल चला रहे हैं, तो कांग्रेस के हिसाब से तो आप गरीबी रेखा भैया नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था 35 रुपया रोज कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा में आता ही नहीं। और कांग्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस एक सवाल का जवाब दे कि एक बाप के अगर 2 बच्चे हैं, सब पे बराबर नजर रखनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जब भाषण देता तो तीर यहाँ लगता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। 140 में कहाँ गलत है आप? 140 करोड़ की आबादी में 27 करोड़ वाले अल्पसंख्यक हैं कि 0.24% वाले अल्पसंख्यक हैं कि 0.25 वाले अल्पसंख्यक हैं। भारत में अल्पसंख्यक जैन है, भारत में अल्पसंख्यक सिख है, भारत में अल्पसंख्यक पारसी है, भारत में अल्पसंख्यक यहूदी है, भारत में अल्पसंख्यक बौद्ध है, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। आजादी जब भारत को मिली, भारत में 9 करोड़ मुसलमान थे, आज 27 करोड़ मुसलमान है। आप अल्पसंख्यक रह कहा गए। देश हमारा धर्मशाला है कि जो रोहिंग्या खदेरे जाए बर्मा से वो भी भारत आ जाए, और जो बांग्लादेश से खदेरे जाए वो भी भारत आ जाए, और हमारे अधिकारों पे, हमारी मूलभूत जरूरतों पे आप कब्जा कर ले, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप जहां भी मरने करने को तैयार हो जाएंगे। यह कमोबेश वही स्थिति है जब समरकंद से बाबर को भगाया गया उसके बहनोई द्वारा, तो भारत में लड़ने और मरने के लिए आया। और जब पानीपत के प्रथम युद्ध में जब वो हारा, तो उसने अपने सैनिकों को ये भाषण दिया कि अगर हम जीतेंगे तो भारत की विशाल भूमि का उपभोग करेंगे, और मरेंगे तो गांधी कहलाएंगे। तो वही स्थिति आज पुनः आ गई। बाहर से आएंगे, भारत की भूमि को। अब देखिए, एक फिल्म आई थी क्रांति, इस सवाल पे सब लोग जवाब सोचिएगा। उसमें एक डायलॉग था मनोज कुमार का, लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, लकड़ी के कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता। माने उसका बेट अगर लकड़ी का नहीं होता तो शायद कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी कटती नहीं। आज हिंदू जनमानस समाज के निचले पायदान पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि हिंदुओं के बुराई के लिए हिंदू ही लड़ रहे हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि राम को लाएंगे, राम को कौन लाया? राम तो सबको लाए हैं। लेकिन ये सवाल वो लोग तो न पूछे जो बार बार कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। लेकिन जब हमने डेट बता दिया, उसके भव्य आयोजन की तैयारी की, तो आपने कहा हम नहीं आएंगे, मुल्ला भाई नाराज हो जाएंगे। 27 करोड़ आबादी के लिए सर पे टोपी वाली टोपी लगा के रायसीना हिल पे इन्होंने अवतार करते थे। इन्होंने कहा भाई साहब, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान और जगह के मुसलमान, जब ये अखंड भारत का कल्पना करते हैं तो अखंड भारत में रहने वाले, हमारा तो गांधार तक था, अफगानिस्तान तक था, ईरान का कुछ सीमा छोड़ रहा था, कुछ सीमा रसिया का टच कर रहा था। तो अगर हम उसको लेने वाले हैं इनकी सरकार, तो वहाँ जो विभिन्न विभिन्न जातियां, विभिन्न उसको क्या नाम है, अरे सुनिए, भिन्न भिन्न उसको मानने वाले लोगों को, कोई अल्लाह को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो उसको क्या ही खदेड़ देंगे? नहीं, हम खदेड़ेंगे नहीं। जब मिलाने की बात के लिए 58 मुस्लिम राष्ट्र दुनिया के नक्शे पे है, वो कहाँ जाएंगे? तो भारत में क्यों आते हैं? और हमारे ही विश्व में गांधारी वहीं के अफगानिस्तान की थी। देखिए, गांधारी जब थे तब मुसलमान नहीं थे। देखिए, जो हमारा इंडिया गठबंधन है और उसको लीड करने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, वो देश की कीमत पर राजनीति करती है। अभी हमारे साथी बात कर रहे थे कि गंधार तक थे, काबुल तक थे, ईरान तक थे, तो ये तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की बात कर रहे हैं। इस्लाम को आपको मैं बता रहा हूँ, जब देश के आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने तय कर लिया कि अब हमको भारत को आजाद करना ही पड़ेगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये प्रस्ताव रखा कि भारत
एक राष्ट्र बनेगा, पाकिस्तान एक राष्ट्र बनेगा, और जो छोटी रियासतें हैं वो भी उनके विवेक पर छोड़ दिया। आप अलग राष्ट्र भी बन सकते हैं, आप भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, आपके विवेक पर निर्भर है। गांधी जी ने कहा कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। इतिहास के पढ़ने वाले जानते होंगे, गांधी जी ने कहा कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। और कांग्रेस के लोगों ने अपने निजी स्वार्थ में, अपने को बड़ा सिद्ध करने में, अपने व्यक्तित्व को विराट साबित करने में इस देश का विभाजन कर दिया। तो अपने इतिहास को पहले देखें और कितने राष्ट्र के प्रति ये समर्पित है, राष्ट्र के लिए कितना इनको समर्पण का भाव इनके भीतर, ये पूरी दुनिया जानती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी देखिए इंदिरा बाल विहार पे तमाम संप्रदाय के तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। ये तीखी बहस थी। डीडीआर के दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे दर्शकों ने आप लोगों का तीखी बहस देखा और सुना। डीडीआर के साथ आप बने रहें, आपके साथ हम बने रहें। धन्यवाद।